क्या बात है। शो का सफर शुरू हो चुका है और मैं हूं आपके साथ श्रुतिका। और इस सफर में आज भी है हमारे साथ कुछ अनोखे हम सफर। जी हाँ, एक एक करके कराएंगे आपको आज के सफर और हम सफर से कराएंगे रूबरू। आज के सफर में कोई करेगा सबको इंस्पायर, तो किसी को देखकर आप कहेंगे वाओ, पर आखिर में कहना ही पड़ेगा कि वाह क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो वाह क्या बात है। अगर आप शहर में रहते हैं तो कभी आपने अपने घर आंगन में तोता, मैना, गौरैया के चहचहाने की आवाज जरूर सुनी होगी, या फिर शायद नहीं। लेकिन मुंबई में रहने वाली प्रियंका अमर शाह के घर की छत पर ऐसे पक्षियों का जमावड़ा रहता है ना। इसलिए नहीं कि उन्होंने इनको पाला हुआ है, बल्कि इसलिए कि वो अपने घर की छत पर ऑर्गेनिक खेती करती हैं। हाँ, मुझे पता है सुनने में थोड़ा सा अजीब आपको जरूर लग रहा होगा कि घर की छत पर भला खेती कैसे हो सकती है, लेकिन ये सच है। तोता, मैना, गौरैया ये पक्षी ऐसे जगहों के आसपास रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन ये सभी पक्षी आजकल मुंबई और पुणे में घर की छतों पर देखने को मिल रहे हैं और ये कर दिखाया है प्रियंका अमर शाह ने। आज प्रियंका की वजह से मुंबई और पुणे में रहने वाले करीब 5000 से ज्यादा परिवार अपने घरों में ऑर्गेनिक खेती करना सीख गए हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा संगठन हैं जिसमें रेजिडेंट सोसाइटी, स्कूल, मंदिर और चर्च शामिल हैं। MBA कर चुकी प्रियंका ये सब काम अपने संगठन आई खेती के जरिए करती हैं। मुंबई में रहने वाली प्रियंका अमर शाह बचपन से ऐसे माहौल में रहीं जहां उनके घर के आसपास कई तरह के पेड़ पौधे और पशु पक्षी रहते थे। प्रियंका ने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद 4 साल तक IT सेक्टर में काम किया। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो अपना कारोबार करेंगी, लेकिन कुछ नया काम करने से पहले उन्होंने MBA की पढ़ाई की। MBA खत्म करने के बाद जब उन्होंने कारोबार शुरू करने के बारे में सोचा तो वो ये सोच नहीं पाए कि वो ऐसा क्या करें जो दूसरों से अलग हो। तब उन्होंने महसूस किया कि आज के दौर में हर युवा टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है और इस कोशिश में ज्यादातर लोग पर्यावरण की अनदेखी कर देते हैं, जबकि तरक्की के इस दौर में प्रकृति और पर्यावरण को काफी दूषित किया जा रहा है। इसलिए प्रियंका ने तय किया कि वो पर्यावरण से जुड़ा कोई बिजनेस करेंगे। शुरुआत से ही उनके घर में कड़ी पत्ता, तुलसी, नींबू, पुदीना जैसे कई पौधे लगाए जाते थे। प्रियंका बचपन से अपने घर में इस तरह की ऑर्गेनिक खेती करती थी। तब उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना वो इस काम को दूसरे लोगों को भी सिखाएं। इससे जहां लोगों को ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिलेंगी, वहीं ऑर्गेनिक खेती से पर्यावरण को भी फायदा होगा। इस तरह पर्यावरण को बचाने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साल 2012 में प्रियंका ने आई खेती की शुरुआत की। इस समय ये संगठन मुंबई और पुणे में काम कर रहा है, जबकि देश भर में ये ऑर्गेनिक खाद की सप्लाई का काम करता है। आई खेती 3 तरह से सेवाएं देता है। पहला है कंसल्टेंसी सर्विस। इसमें लोगों को अपने घरों में प्लांट और फूलों के पौधे की जगह सब्जियां उगाने की जानकारी दी जाती है। इसके लिए आई खेती से जुड़े लोग वर्कशॉप का आयोजन करते हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों के घर भी जाते हैं। इस दौरान लोगों के घर में आने वाली सूरज की रोशनी और कहां पर किस तरह की सब्जियों के पौधे लगाने हैं, इसकी जानकारी दी जाती है। इसके लिए आई खेती ऑर्गेनिक बीज, खाद और पौधे भी उपलब्ध करवाती है। दूसरी तरह की सेवाओं में ये संगठन मुंबई में ऐसे लोगों को माली की सेवाएं देता है जिनके पास समय की कमी होती है। इसके लिए आई खेती से जुड़े माली महीने में एक बार ऐसे घरों में जाते हैं। इस दौरान घर के लोगों को बताते हैं कि उनके लगाए पौधों की देखभाल कैसे करनी है और उन पौधों में कितनी खाद और पानी डालना है।
आई खेती ऑर्गेनिक खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली खाद और बीज को देश भर में उपलब्ध कराती है। आई खेती का सबसे ज्यादा फोकस देश भर में अपनी सेवाएं देना है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्यावरण के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी दे सकें। आई खेती मुंबई की सोसाइटी में, जहां पर लोग समूह में टेरेस फार्मिंग करते हैं या घरों के अंदर पौधे लगाते हैं, वो लोग इस तरह अपने घरों के गीले कचरे से खाद बना सकते हैं। इसकी जानकारी भी देने का काम आई खेती करती है। इसके लिए आई खेती ने 300 लीटर और 5 लीटर के 2 अलग अलग ड्रम बनाए हैं, जो एक स्टैंड पर खड़े रहते हैं और दिन में उन्हें 2 बार घुमाना होता है। इस ड्रम में डाला गया कचरा वातावरण में मौजूद एरोबिक ऑर्गेनिज्म की मदद से 1 महीने में खाद में बदल जाता है। 300 किलो गीले कचरे से 1 महीने में 30 किलो खाद तैयार की जाती है, जिसके बाद इस खाद का इस्तेमाल टेरेस और घर के किचन गार्डन में किया जाता है। प्रियंका के मुताबिक आई खेती के जरिए लोगों को सिर्फ ऑर्गेनिक सब्जियां ही नहीं मिल रही, बल्कि घर की छत या बालकनी में इस तरह की खेती से उनका काफी आना जाना भी बच जाता है। आई खेती की मदद से आज काफी सारे लोग अपने घर आंगन में गोभी, हरी मिर्च, टमाटर, लौकी, बैंगन, खीरा, ककड़ी जैसे कई सब्जियां उगा रहे हैं। प्रियंका कहती हैं कि आई खेती की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस तरह की खेती से न केवल इंसानों को ऑर्गेनिक सब्जी और औषधियाँ मिल रही हैं, बल्कि इस खेती के जरिए हमारे घरों और छतों में बहुत से पक्षी और मधुमक्खियाँ आ रही हैं, जो कि मुंबई जैसे शहर में पहले हमें दिखाई भी नहीं देती थी। इसकी वजह है कि ये पक्षी वहीं पर आते हैं जहाँ की मिट्टी पूरी तरह रसायन मुक्त होती है। प्रियंका मानती हैं कि शुरुआत में ज्यादातर लोग इस तरह की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से काफी लोग जागरूक हुए हैं और आम लोगों के अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर का भी ध्यान इस ओर गया है। इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस वजह से अब देश भर में काफी सारे लोग ऑर्गेनिक खेती करने लगे हैं। मुंबई जैसे शहर में जहां पर लोगों के पास जगह की कमी होती है, उन लोगों से प्रियंका का कहना है कि वो अपने घर में लगी ग्रिल पर गमले में लटका कर खेती कर सकते हैं। साथ ही वो ऐसी सब्जियों और पौधों के बारे में भी जानकारी देती हैं, जिसे करने के लिए हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही पानी देने की जरूरत होती है। प्रियंका ने जब इस काम को शुरू किया तो 2 साल तक उनको लोगों से ज्यादा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन अब लोग आई खेती के काम को समझने लगे हैं और ये प्रियंका की जीत है। वाह, क्या बात है। हम तो अभी तक यही समझते थे कि खेती करने के लिए किसी बड़ी सी जगह की हमें जरूरत पड़ती होगी, पर प्रियंका की आई खेती ने ये गलतफहमी हमारी दूर कर दी और अब वो लोगों को भी घर की छत पर खेती करना सिखा रही है। वैसे जिस तरह प्रियंका ग्लोबल वार्मिंग और बाकी चीजों को ख्याल में रखकर ऐसा काम कर रही है, वैसे भी अपर्णा लक्ष्मी जी भी हैं, जो पिछले 4 सालों से ऐसे बच्चों को अपने दम पर पढ़ा रही हैं जो जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं, गरीब हैं, और वो उन्हें उनका वाजिब हक दिलाने, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने, उनको शिक्षित करने के लिए मेहनत कर रही हैं। कितने कमाल की बात है वैसे ये, है ना? वो राज्य स्तर की एथलीट रह चुकी हैं, पढ़ाई में होशियार थी, इसलिए पत्रकारिता भी कर चुकी हैं। लेकिन आज वो जरूरी सुविधाओं से वंचित बच्चों को उनका वाजिब हक दिलाने, उनको अपने पैरों पर खड़े करने, उनको शिक्षित करने के लिए मेहनत कर रही हैं। गुड़गांव में रहने वाली अपर्णा लक्ष्मी आज 150 से ज्यादा बच्चों को अकेले दम पर शिक्षित कर रही हैं। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनको वो पढ़ाने का काम करती हैं। जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में जाते तो हैं, लेकिन वो पढ़ाई में पीछे ना छूट जाएं, इसके लिए वो उन पर खास ध्यान देती हैं। अपर्णा को बचपन से ही समाज सेवा के प्रति खासा लगाव था। वो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दिनों में ही सामाजिक काम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लखनऊ में पैदा हुई और वहीं पर पढ़ाई लिखाई करने वाली अपर्णा स्कूल और कॉलेज के दिनों में एथलीट भी रह चुकी हैं। वो कई बार राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं। बावजूद इसके उन्होंने खेल को अपना करियर बनाने की जगह गरीब बच्चों को पढ़ाना बेहतर समझा। अपर्णा ने पढ़ाई खत्म करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना कदम रखा। कई साल तक इस क्षेत्र में काम करने के बाद जब वो लखनऊ से दिल्ली और उसके बाद गुड़गांव आई, तो
तो उन्होंने तय किया कि जरूरी सुविधाओं से वंचित बच्चों के लिए ही काम करेंगी। जब वो गुड़गांव के झरसा गांव में आए तो देखा कि आसपास के कई इमारतें बन रही थीं और इन इमारतों को बनाने के लिए मजदूर दूसरे राज्यों से यहाँ पर आते थे, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि एक तो ये तय नहीं होता कि वो कितने दिन किसी जगह पर काम करेंगे, और दूसरा उनके पास कोई ऐसा पहचान पत्र नहीं होता था जिसको दिखाकर उनके बच्चों को किसी स्कूल में दाखिला मिल सके। ऐसे में वो बच्चे दिन भर खाली घूमते थे। इस तरह अपर्णा ने साल 2012 में रेडिएंट किड्स मल्टी एक्टिविटी सेंटर की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने शुरुआत में आसपास काम कर रहे दूसरे राज्यों से आए मजदूरों से बात की और उनको समझाया कि उनके बच्चों के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। जिसके बाद उन्होंने 45 बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। अपने बच्चों को पढ़ता देख उनके माता पिता काफी खुश हुए और दूसरे मजदूर भी उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजने लगे। अपर्णा का कहना है कि 6 महीने के अंदर ही पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 250 तक पहुंच गई। इस दौरान वो बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी बेसिक जानकारी ही देती थी। एक ओर अपर्णा दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही थी, तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इसलिए कई बार लड़ाई झगड़े वाले हालात भी बन जाते। पर लोगों के विरोध के बावजूद अपर्णा ने दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा और वो लगातार अपने मिशन में जुटी रही। आज अपर्णा का ये स्कूल 2 पालियों में चलता है और हर पाली 3 घंटों की होती है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलती है। इसमें वो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं जो स्कूल नहीं जाते, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलती है। इसमें स्कूल जाने वाले बच्चे आते हैं। अपर्णा के पास आने वाले बच्चों की उम्र 7 साल से 17 साल तक के बीच की है। वो इन बच्चों को अंग्रेजी, गणित और कंप्यूटर की ट्रेनिंग देती हैं। इसके अलावा पढ़ाई के साथ ये नृत्य, संगीत, आर्ट एंड क्राफ्ट, योग, कराटे और दूसरी तरह की गतिविधियां भी करवाती हैं। जिन बच्चों के लिए दुनिया उनका छोटा सा घर और परिवार होता है, उनको अपर्णा समय समय पर अलग अलग जगहों की सैर के लिए भी ले जाती है। पढ़ाई के साथ वो उनको फिल्में दिखाती हैं, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों के साथ हिस्सा लेती हैं, अलग अलग म्यूजियम में घुमाने ले जाती हैं। इन बच्चों के जरिए वो थिएटर भी आयोजित करती हैं, ताकि पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों के अंदर छिप हुनर को दुनिया पहचान सके। अकेले दम पर पढ़ाने में जुटी अपर्णा इन बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों का खर्चा बिना किसी सरकारी मदद के खुद ही उठाती हैं। इस काम में उनके पति सबसे ज्यादा उनकी मदद करते हैं। बावजूद इसके आज भी उनको स्थानीय लोगों के विरोध को झेलना पड़ता है। आज करीब 150 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रही अपर्णा की ओर कई तरह की दिक्कतें भी हैं। उनके पास इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी कोई जगह नहीं, इसलिए वो किराए में जगह लेकर इन बच्चों को पढ़ाने और उनका भविष्य बेहतर बनाने में लगी हैं। वो कहती हैं कि पिछले 4 सालों के दौरान कई बार जगह बदलने को वो मजबूर हुई। बावजूद इसके आज भी अपर्णा इन बच्चों की पढ़ाई को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं आई। अपर्णा के पास अपनी 8 लोगों की एक छोटी सी टीम है। इसके अलावा कई वॉलंटियर भी बच्चों को पढ़ाने के काम में मदद करते हैं। तमाम परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए अपर्णा इस काम को और आगे बढ़ाना चाहती हैं। उनकी कोशिश है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको पढ़ाने के लिए मोबाइल वैन जैसी सेवा शुरू की जाए। अपर्णा के इस नेक काम को हम सलाम करते हैं। जो ऐसे बच्चों के बारे में सोचती हैं वह करती हैं, जिनके बारे में उनके अपने तक नहीं सोचते। उनके इस नेक काम के लिए तो कहना बनता है कि वाह क्या बात है। इंस्पायर कर देने वाले, कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा कर देने वाले शो वाह क्या बात है जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रतिनिधि।